Hello friends, welcome to Binary Tips. Today we are going to see some case-based questions from science. So I have chosen a few questions so that it will be easy for you for your preparation. So let's get started. तो पहला question है Mendel crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. He collected the seeds produced as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid generation, which is called the first filial or F1. Okay. Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and he obtained the F2 generation. So, as we all know कि मेंडल ने एक dwarf plant लिया था और एक tall plant लिया था to study the inheritance of one gene. He collected seeds as a result of this cross and grew them to generate plants of the first hybrid, which is called as the first filial generation. तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन की in garden pea, round shape of color is dominant. Round shape of the color is dominant over wrinkled shape. ठीक है? A pea plant heterozygous for round shape of seed is self, and 1600 seeds were produced during the cross are subsequently germinated. In how many seedlings would have non-parental phenotype? तो पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि राउंड शेप ऑफ सीड्स जो डोमिनेंट है और वो हेटेरोजाइगस है, इसे हमें पहले नोट करना है कि ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वो हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो पहले तो हम उसको ले लेते हैं कि वो आर आर होगा। अब वो बोल रहे हैं कि पी प्लांट हेटेरोजाइगस फॉर राउंड शेप ऑफ द सीड इज सेल्फ। तो जो हमें मिलता है, जो राउंड शेप ऑफ द सीड आर और आर के क्रॉसिंग के बाद हमें जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिला वो सारे ही राउंड थे। ठीक है, तो हम इसको सेल्फ करेंगे। तो सेल्फ करने पर मेंडल को मिला 1600 सीड। ठीक है, 1600 सीड्स में ये बोल रहे हैं कि कुछ सीडलिंग्स पेरेंट टाइप के फिनोटाइप दिखा रहे थे और कुछ सीडलिंग्स नॉन पेरेंटल टाइप के फिनोटाइप दिखा रहे थे। दैट इज 3:1 के रेशियो में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है फिनोटाइप, उसमें 3 रेशियो वाले प्लांट्स जो थे वो पेरेंटल टाइप के फिनोटाइप दिखा रहे थे और जो 1 एक था वो नॉन पेरेंटल टाइप फिनोटाइप दिखा रहा था। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं कि जो हमारा आर आर होगा, ठीक है, हमारा राउंड शेप्ड जो भी सीडलिंग्स होगा, तो वो चलो मान के चलते हैं 1200 हुआ। ओके, टोटली 1600 था, तो इसमें 1200 जो है वो राउंड आर आर हुआ और जो रेसेसिव वाला है, रिंकल्ड वाला है, तो ऑब्वियसली 3:1 रेशियो में रख के देखेंगे इसको, तो ऑब्वियसली वो 400 ही होगा। राइट, तो आंसर इज 400 सी। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If A represents the dominant gene and small a represents its recessive allele, which of the following would be most likely to result in the first generation offspring when AA is crossed with AA? तो अगर A कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट जीन था और स्मॉल ए जो है वो रेसेसिव जीन था, तो ए ए और ए ए को क्रॉस करने से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? तो ए ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यानी कि ए और ए का रेशियो हुआ 50% ईच और रेशियो वाइज देखा जाएगा तो 1:1। ठीक है, तो ऑल विल एग्जिबिट डोमिनेंट फिनोटाइप, ये तो सही नहीं है। ऑल विल एग्जिबिट रेसेसिव फिनोटाइप, ये भी सही नहीं है। डोमिनेंट फिनोटाइप विल बी 75%,
तो आप देख सकते हैं ये भी सही नहीं है, तो आंसर विल बी डोमिनेंट एंड रेसेसिव फिनोटाइप विल बी 50% ईच। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Which of the following crosses will give tall and dwarf plants in same proportion? तो अगेन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही ये भी डायग्राम है। तो आप देख सकते हैं जब हम टीटी और टीटी लेंगे तो हमें 100% टॉल मिलता है। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन को देख के लीजिए, टीटी या टीटी, इसमें आपको फिर से वो कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए, जब आप करके देखेंगे सॉल्व करके, तो टीटी और टीटी, ठीक है, आप देख सकते हैं टीटी, टीटी, टीटी और टीटी। तो यहाँ पे आपको टॉल एंड ड्वार्फ तो सेम प्रपोर्शन में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारे ही टॉल हैं, भले ही वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस मिक्स्ड क्यों ना हो, लेकिन ये तो ऑप्शन है नहीं, ये भी तो ऑप्शन है नहीं। अब बचा ये वाला, इसमें तो आपको दिख ही सकता है कि ये तो रेसेसिव ट्रेट दिया है, ड्रॉप है दोनों प्लांट, तो ये भी नहीं है ऑप्शन में। तो हमारा सही आंसर हुआ बी, टीटी और टीटी, यही आपको 50-50% ऑप्शन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। What result Mendel would have got if he self-pollinated a homozygous F2 plant? So what result Mendel would have got if he would have self-pollinated a homozygous tall plant? Tall ही मिलेगा, right? So all plants will be dominant. Okay? तो नेक्स्ट देखते हैं हम, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक क्वेश्चन है, इसमें से देख लेते हैं। तो आप पैसेज पढ़ लीजिए। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। All elements having less than 8 electrons in the outermost shell show chemical reactivity. During chemical reactions, atoms of all elements tend to achieve a completely filled valence shell. Metals are electropositive in nature. They have tendency to lose one or more electrons present in the valence shell of their atoms to form cations and achieve nearest noble gas configuration. The compounds formed by the transfer of electrons from one element to another is known as ionic or covalent compounds, right? So electronic configuration of three elements are given X, Y and Z. So X का 2 है, Y is 287, Z is 282. So which of the following is correct regarding these elements? X is a metal, Y is a metal, Z is a non-metal, Y is a non-metal and Z is a metal. तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो Y क्लोरीन है और Z जो है वो है मैग्नीशियम, राइट? तो इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल, तो ऑप्शन डी सही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एलिमेंट X रिएक्ट्स विथ एलिमेंट Y टू फॉर्म अ कंपाउंड Z. During the formation of compound Z, atoms of X lose one electron each, whereas atoms of Y gain one electron each. So which of the following properties is not shown by compound Z? तो यहाँ पे compound Z जो है वो एक ionic compound है। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट होता है, लेकिन जो नहीं होता, विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन, दैट इज लो मेल्टिंग पॉइंट। ये एक प्रॉपर्टी है जो आयोनिक कंपाउंड नहीं दिखाता, क्योंकि इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? ये और ये और ये और ये, नन ऑफ दीज तो ऑब्वियसली है नहीं, तो करेक्ट आंसर इज, तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आना चाहिए और ये माइनस और 2 यहाँ पे आना चाहिए, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम आयन। यहाँ पे पूछा गया कि सोडियम आयन
288 तो नहीं है, 282 नहीं है, 26 तो नहीं है, देन 28, ठीक है, +1 या -1, ठीक है, तो यही सही आंसर हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? 286 सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। 288, 2881, 27, तो 27 हम फ्लोरीन या क्लोरीन लेके चलते हैं, दोनों ही थोड़ा सिमिलर लगता है, तो ये दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, का सही आंसर तो यही हुआ 2881, ठीक है, जो हुआ पोटेशियम का। ओके, तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चलते हैं। Sample pieces of 5 metals P, Q, R, S and T are added to the tabulated solutions separately. The results observed are shown in the table given below. तो एक साइड में मेटल्स दिया हुआ है P, Q, R, S and T, और एक साइड में सॉल्यूशंस दिया है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट। तो आप देख सकते हैं कि मेटल पी जो है, कॉपर सल्फेट में कोई चेंज नहीं है, जिंक सल्फेट में कोई चेंज नहीं है, फेरस सल्फेट में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका एक कोटिंग फॉर्म हो जाता है। क्यों? ब्राउन कोटिंग विथ CuSO4, नो रिएक्शन, यहाँ पे FeSO4 के साथ ग्रे डिपॉजिट और AgNO3 के साथ एक कोटिंग। चलिए मेटल आर देख लेते हैं, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है, किसी के साथ भी कुछ रिएक्शन नहीं। और एस में यहाँ पे कुछ नहीं है, चेंज नहीं है। ZnSO4 के साथ नो चेंज, FeSO4 के साथ नो चेंज, AgNO3 के साथ डिपॉजिट कर रहा है। टी ब्राउन डिपॉजिट, न्यू कोटिंग, ZnSO4 के साथ, FeSO4 के साथ न्यू कोटिंग और AgNO3 के साथ न्यू कोटिंग। तो यहाँ पे देखा जाए तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो आप देख सकते हैं कि क्यू तो नहीं है, आर नहीं है क्योंकि आर में तो कोई चेंजेस ही नहीं है, एस नहीं है, तो टी, ठीक है, क्योंकि टी हर कोई सॉल्यूशन के साथ एक कुछ नया फॉर्म कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो टी विल बी दी मोस्ट रिएक्टिव मेटल। Which is the least reactive metal? Least reactive metal obviously देखा जाए तो R ही है, क्योंकि इसका तो किसी के साथ कुछ रिएक्शन ही नहीं है, तो हम R लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, activity series of elements is arrangement of elements in increasing order, decreasing order, oxides of both elements, oxides of elements in increasing order of reactivity या फिर none of these। तो obviously हम जब देखते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हम देखते हैं कि पहले तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेटल्स है, ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखते हैं कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आता है Fe, देन टिन, फिर आता है लेड, कॉपर और मर्क्यूरी एंड देन सिल्वर और गोल्ड। तो देखा जाए तो नीचे के जो भी है वो लीस्ट रिएक्टिव है, ओके, लीस्ट रिएक्टिव है, और जो ऊपर के हैं टॉप मोस्ट वो मोस्ट रिएक्टिव है, ओके। तो हम जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जैसे ही हम नीचे की तरफ देखेंगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम अरेंजमेंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं। तो
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव? जिंक, कॉपर, सिल्वर या आयन? तो आप रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो देखेंगे तो सिल्वर सबसे नीचे आता है कंपेयर टू कॉपर और जिंक। ठीक है, तो जिंक के ऊपर जिंक के नीचे ही कॉपर और सिल्वर आता है, कॉपर से भी नीचे सिल्वर आता है, तो एजी यानी कि सिल्वर इज द मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, मोस्ट नॉन रिएक्टिव भी बोल सकते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इस टेबल के अनुसार देखा जाएगा। तो पहले तो हमारा टी ही है मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव आर है, बाकी सब बीच में है। तो आप देख ही सकते हैं कि उस हिसाब से पी क्यू आर एस टी तो नहीं है, क्यू ग्रेटर देन टी मोस्ट रिएक्टिव देन आर तो ये भी नहीं है, एस रिएक्टिव देन आर ये भी नहीं है, तो ऑब्वियसली यही इसका सही आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, the relationship between potential difference and current was first established by George Simon Ohm, called as Ohm's law. So according to this law, the current through a metallic conductor is proportional to the potential difference applied between its ends, provided the temperature remains constant, that is I is constant, directly proportional to V, or V is equal to IR, where R is constant, that is resistance is constant, and it is called resistance of the conductor. Although Ohm's law has been found valid over a large class of materials, there do exist materials and devices used in electric circuits where the proportionality of V and I does not hold. So if both potential difference and the resistance in a circuit are doubled, then current remains same, current is doubled, current is half, current is quadrupled. तो इसका सही आंसर तो यही हुआ कि हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, पहले तो हम V को लेके चलते हैं, V डैश इज इक्वल टू 2V और R डैश इज इक्वल टू 2R। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो I डैश इज इक्वल टू 2V बाई 2R, राइट। तो हमारा I डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू V बाई R, तो I डैश इज इक्वल टू इस इक्वेशन के हिसाब से I। ठीक है, तो इट विल रिमेन द सेम, करंट विल रिमेन द सेम। ठीक है, फॉर अ कंडक्टर the graph between V and I is there, which one is correct? तो आप देख सकते हैं कि हमेशा the slope of the voltage and current जो ग्राफ है उसमें आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यही है सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, the slope of VI graph gives you, तो अभी अभी मैंने बोला कि it gives you slope of, अगर हम VI ग्राफ देखेंगे, ठीक है, VI ग्राफ देखेंगे तो दैट इज V on x axis एंड I on y axis। ठीक है, अगर इस हिसाब ये वाला ग्राफ जो भी है ये एक्चुअली आपको देता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आपको वो VI वाला ग्राफ था तो दैट गिव्स यू रेजिस्टेंस, और अगर IV दिया गया है तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, when battery of 9V is connected across a conductor and the flow current is 0.1 ampere, the resistance is, तो हम ओम्स लॉ के हिसाब से जाएंगे। तो अगर ओम्स लॉ के हिसाब से जाएंगे तो इसका आंसर आएगा
तो इसका आंसर आएगा कि हम इसको लेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, V इज इक्वल टू 9V और करंट जो है 0.1 एम्पियर है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। अब V बाई R इज इक्वल टू I, तो 9 बाई 0.1 इज इक्वल टू R। तो 9 बाई 0.1 आप करके देखेंगे, तो कैलकुलेट करके देखिए, 0.1 आपको आएगा 90। ठीक है, तो आंसर हुआ 90 ohms। ओके, by increasing the voltage across a conductor, the current will decrease, the resistance will decrease, current will increase, the resistance will decrease। तो इसका आंसर हुआ current will increase। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग द करंट इज, जो भी करंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, तो अगर वोल्टेज इंक्रीज हुआ तो करंट भी इंक्रीज होगा, अगर वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी कम होगा। ठीक है, आई होप दिस वाज अंडरस्टैंडेबल। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल और बोथ, depending upon whether we want to increase or decrease the circuit resistance. The two or more resistances are said to be connected in series if the current flowing through each resistor is same. The equivalent resistance in the series combination is given by Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. The first question, when three resistors are connected in series with a battery of voltage V and voltage drop across resistors is V1, V2, V3, which of the relation is correct? So the answer will be V is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3, V is equal to V1 plus V2 plus V3, V1 plus V2 plus V3 is equal to 3V, V is greater than V1 plus V2 plus V3। तो इसका सही आंसर है V is equal to V1 plus V2 plus V3। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि सीरीज दिया गया है इसमें, तो टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जो भी सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप है, इसको हम लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द NCERT। ठीक है, when the three resistors each of resistance R ohm connected in series, the equivalent resistance is, तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी है पहले उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। Rs इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हम R लेके चलते हैं, इज इक्वल टू 3R। तो आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन Rs, राइट? तो हम इसको R लेके चलते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन R। ओके, नेक्स्ट, there is a wire of length 20 centimeter having resistance 20 ohm cut into 4 equal pieces and then joined in series। तो एक वायर है जिसे हम लेंगे, जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और ये 20 सेंटीमीटर का है, इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर देते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में हम जब कट करते हैं तो हम इसको लेके चलते हैं Rs इज इक्वल टू 5। ओके, दैट इज रेजिस्टेंस, हम इसको लेके चलते हैं 20/4 विच इज इक्वल टू 5 ओम। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू 20 ओम। तो इसका आंसर हुआ 20 ओम। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसमें दिया गया है कि फॉलोइंग सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आर इज इक्वल टू 2 ओम। तो हम इसको लेके जाएंगे कि सब सीरीज में ही है, तो इसको लेंगे आर एस
is equal to 5R, that is 5 into 2, which is already given. R का वैल्यू दिया गया है, तो that will be 10 ohm. ठीक है, तो इसका आंसर हुआ 10 ohm. Okay. Next, in the given circuit, the current in each resistor is, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, RS is equal to R1 plus R2 plus R3, that is equal to 1 plus 2 plus 3, that is equal to 6 ohm. अब हमें फाइंड करना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला हुआ V is equal to IR according to Ohm's law. V यहाँ पे दिया गया है 18 वोल्ट, I हमें फाइंड करना है, रेजिस्टेंस 6 ohms, तो 18 by 6 is equal to I, तो I का वैल्यू हुआ 3 एम्पियर. ठीक है, करंट इज 3 एम्पियर. ओके, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिक्वायर्ड एज सॉल्वेंट इन मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस. It is needed as raw material in photosynthesis, as a main substance from which plants evolve oxygen and provide hydrogen for the synthesis of carbohydrates. It helps in the translocation of chemical substances and minerals, and in the manner maintains internal transportation. Osmosis is a special type of transport of water molecules that occurs through semi-permeable membrane. Osmosis movement of water solvent from the region of higher diffusion pressure to the lower diffusion pressure across semi-permeable membrane. It is of two types, endosmosis, exosmosis. Endosmosis is the osmotic entry of water into a cell, organ or a system. Exosmosis is the osmotic withdrawal of water from a cell, organ or system. A flowering plant is planted in an earthen pot and irrigated. Urea is added in high amounts to make the plant grow faster, but after some time the plant died. This may be due to, okay, तो यहाँ पे एक प्लांट लिया गया है, उसको प्लांट किया गया है अर्दन पॉट में, एक पौधा को लिया गया है और प्लांट पॉट में अर्दन पॉट में उसको मटके में प्लांट किया गया है और इरिगेट किया गया, दैट इज पानी दिया गया है. ठीक है, यूरिया इज एडेड इन हाई अमाउंट, तो वाटर यहाँ पे हुआ आपका सॉल्वेंट और यूरिया जो है वो हुआ आपका सोल्यूट. नाउ दिस मे बी ड्यू टू exosmosis, endosmosis, waterlogging, suffocation. So this may be due to exosmosis. ठीक है, आप एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन ले लो. हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब हम प्लांट को रखते हैं या फिर एक सेल को रखते हैं, आपको पता है यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यूरिया जब अंदर जाएगा वाटर कंटेंट सेल सैप से बाहर आ जाएगा, विच लीड्स टू एक्सॉस्मोसिस. ठीक है, नेक्स्ट, a slice of sugar beet placed in concentrated salt solution would show no change, lose water and become flaccid initially, absorb small quantity of water, become swollen. तो जब भी आप कोई भी सेल को सॉल्ट सोल्यूशन में रखेंगे, ऑब्वियसली एक्सॉस्मोसिस होगा, वाटर लूज होगा, सेल फ्लैक्सिड हो जाएगा. ठीक है, या फिर बर्स्ट आउट. फ्लैक्सिड यानी कि श्रिंकिंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, process of diffusion is involved in respiration, photosynthesis, transpiration, all of these. Respiration में भी diffusion होता है in the alveolar sac, photosynthesis में भी diffusion होता है, transpiration में भी diffusion होता है. So the answer is all of these. The plant cell cytoplasm is surrounded by both cell wall and cell membrane. The specificity of transport of substances is mostly across the cell membrane because cell membrane is impermeable, cell membrane is selectively permeable, cell membrane is fully permeable, cell wall is impermeable. तो आपको पता ही है कि the specificity of transport of substances is mostly across the cell membrane because cell membrane is selectively permeable.
selects the substances selectively, only exchange will take place. So answer is cell membrane is selectively permeable. Based on the given figure, which of the following statement is incorrect? Movement of solvent molecules will take place from chamber A to B. Movement of solute will take place from A to B. Presence of a semi-permeable membrane is a prerequisite for this process. Direction and rate of osmosis depends on both pressure gradient and concentration gradient. तो आप देख सकते हैं इस इमेज में कि movement of जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है विल टेक प्लेस फ्रॉम चेम्बर ए टू बी, ये तो बहुत इजीली मूव कर जाएगा, लेकिन मूवमेंट ऑफ सोल्यूट के लिए एक फैसिलिटेटेड मैनर में मूव होना बहुत जरूरी है, या फिर कैरियर प्रोटीन्स का बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो मूवमेंट ऑफ सोल्यूट जो है वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन चैप्टर से है. देयर आर टू ऑर्गेनिजम्स एक्स एंड वाई दैट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट ओनली. Organism X, when reaches its maximum growth, divides its body into two new organisms. The parent organism does not exist anymore, and two new daughter organisms grow fully and divide again. So organisms Y form a small outgrowth on its body called bud, which detaches and develops into a new organism. तो अगर देखेंगे तो ये ऑब्वियसली बात बाइनरी फिशन की हो रही है. बाइनरी फिशन तो अमीबा एग्जाम्पल है इसका. अमीबा हो सकता है पैरामीशियम हो सकता है, ठीक है, यूग्लिना हो सकता है, ठीक है, और वाई यहाँ पे यीस्ट हो सकता है. बर्ड फॉर्मेशन की बात हो रही है, हाइड्रा हो सकता है. ठीक है, तो देखते हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ऑर्गेनिज्म एक्स एंड वाई. तो एक्स में दिया हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, लीशमेनिया, ऑल ऑफ दीज. एक्स में यीस्ट, हाइड्रा, साइकन. तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो आंसर तो ऑल ऑफ दीज ही है. ठीक है, क्योंकि सारे बाइनरी फिशन के एग्जाम्पल है, सारे बडिंग के एग्जाम्पल है. साइकॉन आपका कोरिफेरेंस है. ठीक है, आप इसको 11th क्लास में पढ़ोगे. नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑर्गेनिज्म एक्स reproduces asexually whereas organism Y reproduces sexually. Organism X must be multicellular whereas organism Y should be unicellular. Both organisms X and Y reproduce asexually. Both organism X and Y are always multicellular organism. तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही asexually reproducing ही है. तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन ठीक हुआ, क्योंकि X asexually Y reproduces sexually ये तो गलत है. दोनों ही यूनिसेलुलर है. ठीक है, मल्टीसेलुलर तो है नहीं. हालांकि यहाँ पे X मल्टीसेलुलर नहीं है, X यूनिसेलुलर है, Y मल्टीसेलुलर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है. बोथ X एंड Y रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यही सही हुआ. बोथ X एंड Y आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर, ये तो गलत है. ठीक है, तो बोथ X एंड Y reproduce asexually. Next, identify the mode of reproduction in organisms X and Y. So X multiple fission, Y binary fission. X binary fission, Y budding. C X regeneration, Y fragmentation. D X fragmentation, Y multiple fission. तो obviously B ही हुआ option. X is binary fission, Y is budding. Which of the following is incorrect? Plasmodium reproduces by same method as in adopted by organism X. Organism X could be multicellular plant like Rixia, sphagnum. If organism Y is Hydra, then it may also reproduce through regeneration, both A and B. तो Plasmodium reproduces by the same method, ये तो almost सही है क्योंकि वो भी multiple fission के through ही करता है.
तो ये तो सही है। ऑर्गेनिज्म एक्स कुड बी मल्टीसेल्यूलर प्लांट लाइक रिक्सिया स्पैग्नम, ये देखते हैं, ये तो इनकरेक्ट है। इफ y is hydra then it may produce through regeneration, obviously hydra आपको पता ही है, regeneration और budding दोनों ही सही है, both a and b ये भी गलत है, तो obviously ओके प्लास्मोडियम रिप्रोड्यूसेस बाय सेम मेथड, ठीक है, इसको भी हम गलत ही लेके चलते हैं क्योंकि प्लास्मोडियम तो आपको पता ही है बाइनरी फिशन, सॉरी मल्टीपल फिशन कैरी आउट करता है, एक्स मल्टी सेल्यूलर तो है नहीं, यूनिसेल्यूलर है, तो ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी सही ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी ही हुआ, बी इज इनकरेक्ट। तो हम डी को ही लेके चलते हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी हमारा इनकरेक्ट है, तो हम इसी को लेके चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय मेथड शोन इन द गिवन फिगर, तो आप जैसे फिगर देख सकते हैं, ये फिगर है, एक्चुअली फिगर प्लानेरिया अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम, प्लानेरिया तो है नहीं, प्लानेरिया तो फिजन में आएगा नहीं, अमीबा तो ये है नहीं, पैरामीशियम भी नहीं है क्योंकि सीलिया नहीं है, यहाँ पे एक ही एक फ्लजेला है, तो ये इमेज आपको यूग्लिना का ही है, ठीक है, तो यूग्लिना इज द राइट आंसर। So I hope you have understood this case-based questions. I hope this is useful for you. अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके मुझे बताइए।